जहां दुनिया में सबसे ज्यादा जहां मुसलमान रहते हैं उनमें से एक देश है भारत। यहाँ पंक्चर वाला कह के 20 करोड़ आबादी को जलील अपमानित करने की, उसको उसकी जगह दिखाने की, जिस तरह से हम कहते हैं उसको जगह दिखाने की इतनी खराब कोशिश है। तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इतनी कामयाब कोशिश है कि पिछले लगातार 24 घंटे से सिर्फ और सिर्फ चर्चा इसी बात पर हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री की नजर में मुसलमानों की हैसियत क्या है। वो एक ऐसा देश का मुखिया जिसके लिए सिर्फ 100 करोड़ लोग नहीं, जिनका धर्म हिंदू है, बल्कि वो लोग भी जो मुसलमान हैं, वो लोग भी जो ईसाई हैं, वो लोग भी जो सिख हैं, पारसी हैं, और इसके अलावा वो लोग भी जो हिंदू धर्म में भी तथाकथित जो निचली जातियों से आते हैं, उनके लिए भी हम देखें सबको बराबरी से देखने की उन्होंने संविधान में शपथ ली है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह के शब्दों से नवाज रहे हैं मुसलमानों को, आइए जरा इसकी झलक सुन लेते हैं। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब मैं नरेंद्र मोदी से ये बात सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या पंक्चर बनाना कौन सी बुरी बात है? पंक्चर बनाने में क्या इज्जत नहीं है? पंक्चर बनाने में क्या अपने खून पसीने की मेहनत का अगर कोई पैसा कमा रहा है, चाहे वो 100 रुपए रोज कमा रहा है या 500 रुपए रोज कमा रहा है, अगर वो बाप या अगर वो भाई या अगर वो व्यक्ति अगर पंक्चर बनाकर अपने घर की देखभाल कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, उसका पेट भर रहा है या अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं नरेंद्र मोदी जी से आज ये कहना चाहती हूँ कि देश का मुसलमान खुददार है, देश का मुसलमान इज्जत रखता है, देश का मुसलमान बराबरी से अपने आप को अपने देश में देखता है, क्योंकि वही धरती है जहां उसके बाप, उसके दादा, उसके परदादा और उनके बाप भी पैदा हुए होंगे। मुसलमान बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, मुसलमान भारत के लोग हैं, और इसीलिए वो खुददारी से, इज्जत से, बराबरी से और जो इंसान की जो मानवीय गरिमा होती है उसके साथ इस देश में जीता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल का पूरा ट्विटर का इतिहास आप निकाल के देखें या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जाएं, तो आपको मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक कोई शब्द अगर कहा गया है वो है पंक्चर वाला। पंक्चर वाला यानी कि वो लोग जो कि जाहिल हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, वो लोग जो गरीब हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में कोई भी अच्छा कंट्रीब्यूशन, योगदान नहीं दे पा रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ हैं, और अगर ये लोग देश से चले जाएं तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। जी हाँ, यही पूरा एक नैरेटिव लगातार पिछले 10 साल से देखने को मिला है। आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे चले जाइए, आप देखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिस पर नीचे पंक्चर वाला ना लिखा हो, मुसलमानों के लिए और मेरे जैसे पत्रकारों के लिए भी, जिनकी इत्तेफाक से धार्मिक जो पहचान है वो वही है। अब ये तमाम जो ट्रोल्स हैं, इनसे आगे निकलकर 10 साल में इतना प्रमोशन हो गया है हमारे प्रधानमंत्री का, उनकी लोकप्रियता, उनके कद में इतना ज्यादा बढ़ावा हो गया है कि अब पंक्चर वाला जो शब्द है, जो ट्रोल्स की जबान से निकलकर अब देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनों, जो कि हजारों करोड़ की जमीनें हैं, अगर उनको कांग्रेस पार्टी ने ठीक से इस्तेमाल किया होता और उन पर कब्जा नहीं होता लोगों का, आम जो भू माफिया है उनका, तो पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मुसलमानों को। अब आप ये देखिए कि एक तरह की घोर सांप्रदायिक कानून, एक तरह की घोर सांप्रदायिक नीति को बचाने के लिए, उस पे पर्दा डालने के लिए दूसरी तरह की उससे भी ज्यादा बदतरीन सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश, वो देश जहां दुनिया में सबसे ज्यादा जहां मुसलमान रहते हैं उनमें से एक देश है भारत। दूसरी तरफ आप ये देखिए, एक तीर से कितने निशान हो रहे हैं। एक तीर से वो ये कह रहे हैं कि जो SC ST हैं और OBCs हैं, आदिवासियों की जमीन है, वक्फ बोर्ड को उन पे कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वक्फ बोर्ड को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो आदिवासियों की जमीन है उनको, यानी कि एक तरफ जो घोर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा है वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं सबसे ऊंचे स्तर पर, और दूसरी तरफ
ट्राइबल्स को, आदिवासियों को उनके लिए खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, जो कि जाहिर एक मुस्लिम संस्था है, वो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रही थी अब तक। ये भी बताने की कोशिश है इस बयान के जरिए। तो एक तीर से आप देखिए, आदिवासी वोटर को साधने की कोशिश हो रही है, SC ST और OBC वोटर को साधने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ मुसलमानों को निशाना बनाकर उनको पूरे तरीके से नाकारा और बिल्कुल एक तरह से मैं कहूंगी नाकाम बताने की जो ये पूरी कोशिश है, इसको पूरा देखिए आप नजरिए से। मैं आपको 2002 का नरेंद्र मोदी का बयान याद दिलाना चाहती हूँ। जी हाँ, कई बार ये कहा जाता है कि ये बदले हुए मोदी हैं, ये वो मोदी नहीं है 2002 के। वो अलग बात है कि मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कुछ लोग, भारत में एक सेक्शन जरूर ऐसा है लोगों का जो नरेंद्र मोदी को इसलिए वोट देता है चूंकि वो 2002 के मोदी हैं। और ये बात लगातार भाजपा का जो समर्थन समूह है वो हमें याद भी दिलाता रहता है। तो मैं वापस आपको 2002 के इस बयान पर आपको ले जाना चाहती हूँ वापस, जिसमें उन्होंने ये कहा कि गुजरात में खून की नदियां बह रही है, अरे मियां तुम्हारे पाकिस्तान का हाल क्या है। कि ये बताइए कि आबादी जो है वो गुजरात की बढ़ती जा रही है, और पैसा जो है वो गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कतार में लगे हुए हैं ये लोग और साइकिल के पंक्चर लगा रहे हैं। यानी पंक्चर वाला का जो शब्द है ये नरेंद्र मोदी की देन है भारतीय समाज को, भारतीय राजनीति को, और अगर मैं इतना भी ना कहूं तो कम से कम दक्षिणपंथी जो जहरीली राजनीति है, ये पंक्चर वाला शब्द 20 नहीं 22-23 साल पुराना ये शब्द हो गया। पहली बार उस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, और अब 11वें साल में प्रधानमंत्री के तौर पर इस शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर मैं प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि पंक्चर वाले हैं मुसलमान, मान लेते हैं कि 20 करोड़ आबादी में 15-20 करोड़, या मान लेते हैं चलिए कुछ करोड़ लोग पंक्चर बना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इससे बचाव के लिए कि उनसे हमदर्दी रखते हैं कि वो पंक्चर ना बनाए, इसलिए वक्फ का कानून ले आए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वक्फ का कानून जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, जितना ज्यादा भेदभाव पैदा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ शहरी स्तर पर नहीं, कस्बों और गांव के स्तर पर गरीब मुसलमानों को सबसे ज्यादा उसका नुकसान होगा। मैं इस बात की गवाह हूं। मैंने खुद अपने कस्बे में, उसके आसपास की जगहों पर गरीब मुसलमानों को, बेवा औरतों को, इसके अलावा वो बच्चे जो जिनके माँ बाप स्कूल की फी नहीं पे कर पाते थे, इसके अलावा वो लोग जिनके सर पे छत नहीं थी, उनके लिए वक्फ काम किया करता था। क्योंकि वक्फ का पूरा मकसद ही यही है कि जो अमीर खाता पीता मुसलमान है, जिसके पास जमीन है, जायदाद है, पैसा है, वो गरीब मुसलमान की मदद कर सकता है। इसलिए वो वक्फ करता है उस जमीन को, ताकि उस जमीन का इस्तेमाल हो सके गरीब मुसलमान के लिए। तो इस कानून को जिस तरह से बदलाव किया गया, इसे और ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश है। हालांकि ये बात सच है कि भ्रष्टाचार वक्फ में पहले से ही मौजूद है। अगर वो बाप या अगर वो भाई या अगर वो व्यक्ति अगर पंक्चर बनाकर अपने घर की देखभाल कर रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, उसका पेट भर रहा है या अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? मैं नरेंद्र मोदी जी से आज ये कहना चाहती हूं कि देश का मुसलमान खुददार है, देश का मुसलमान इज्जत रखता है, देश का मुसलमान बराबरी से अपने आप को अपने देश में देखता है, क्योंकि वही धरती है जहां उसके बाप, उसके दादा, उसके परदादा और उनके बाप भी पैदा हुए होंगे। मुसलमान बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, मुसलमान भारत के लोग हैं, और इसीलिए वो खुददारी से, इज्जत से, बराबरी से और जो इंसान की जो मानवीय गरिमा होती है उसके साथ इस देश में जीता है। चाहे वो पकौड़े बना रहा हो, पकौड़े तल रहा हो, या फिर वो पंक्चर बना रहा हो। और नरेंद्र मोदी जी से एक और बात मैं ये भी कहना चाहती हूं कि पंक्चर बनाना कम से कम मस्जिदों के सामने जाकर घटिया, गंदे, गाली गलौज भरे गानों पर नाचने से अच्छा है। मुस्लिम युवा तो पंक्चर बना रहा है, लेकिन हिंदू युवा को आपने क्या दिया मोदी जी? हिंदू युवा को आपने आज वो अतिवाद की परिभाषा दे दी है, वो अतिवाद की राजनीति दे दी है, जहां वो अपना सुख तलाशने के लिए दूसरों को दुख दे रहा है। अपने त्योहार मनाने के लिए वो मंदिर के सामने नहीं, मस्जिद के सामने और जाके नाच रहा है। वो मुसलमान को नीचा दिखाकर अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही नरेंद्र मोदी की विरासत है क्या? सवाल भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या नरेंद्र मोदी ने 10 साल में यही विरासत भारत को दी है?
और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने को चाय वाला होने पर फख्र करता है, गर्व करता है और कहता है कि देखिए इस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो पंक्चर वाले में ऐसी क्या दिक्कत है? चाय बेचना और पंक्चर बेचना ये कोई बुरे काम नहीं है। ये मैंने वही कहा कि जो मेहनत कश तबका है इस देश का, वो चाय भी बेचता है, वो पकौड़ा भी तलता है, वो पंक्चर भी लगाता है, वो सड़कें भी बनाता है, पुल भी बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, स्कूल बनाता है, स्कूल में पढ़ाता है और स्कूल में पढ़ता भी है। ये जो देश है भारत देश, ये इन्हीं मेहनत कश लोगों का देश है। ये आपके जैसे लोगों का देश नहीं है, आपके कारोबारी मित्रों का देश नहीं है जो अपने पैसे के बल पर सब कुछ हासिल कर रहे हैं, बल्कि इन्हीं मेहनत कश लोगों ने इस देश को वो बनाया है जो वो आज बन पाए हैं। मुसलमान सिर्फ पंक्चर ही नहीं लगाता, मुसलमान डॉक्टर भी है, मुसलमान इंजीनियर भी है, मुसलमान नेता भी बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी बनता है, मुसलमान वकालत करता है, मुसलमान जज भी बनता है, मुसलमान पत्रकार भी बनता है। जी हाँ, मुसलमान का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है इस देश में, वो नरेंद्र मोदी के एक भाषण से या पूरी IT सेल के 10 साल के प्रोपेगेंडे से मिट नहीं सकता। एक और बात जो नरेंद्र मोदी ने कही वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए अगर इतनी फिक्र है मुसलमानों की तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया किसी मुसलमान को, क्यों नहीं टिकट देकर 50% टिकट देकर क्यों नहीं भेजते विधानसभा में और लोकसभा में। मुसलमानों को हैरानी होती है, ये उस पार्टी के नेता कह रहे हैं जिनका एक भी सांसद इस वक्त देश की संसद में नहीं है। वो व्यक्ति, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को, जो मुस्लिम राजनीतिक नुमाइंदगी है, उसको इस स्तर पे पहुंचा दिया जहां इतिहास में इसका उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। और जहां तक कांग्रेस के अध्यक्ष की बात आ रही है, मैं यहाँ किसी पार्टी का बचाव नहीं करना चाहती। हर पार्टी को जो कमजोर तबके हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, उनको नुमाइंदगी देने के लिए जरूर कदम उठाने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं एक जरा इतिहास थोड़ा सा बता दूं अपने दर्शकों को, कांग्रेस पार्टी का क्या इतिहास रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अभी से नहीं, सिर्फ जो हमारा आजाद देश रहा सिर्फ उसमें नहीं, पूरा इतिहास अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप ये देखिए कि सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो। इसके अलावा आप ये देखिए कि रहीमतुल्ला M सयानी थे, और इसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। इसके अलावा M अंसारी थे। ये तमाम वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। फिर आखिर में नाम आ जाता है मौलाना आजाद का, जो 1923, 1940 और 1946 में भी रहे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट यानी कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे, 35 साल की उम्र में, और जाहिर है कद्दावर नेता रहे, और इसके अलावा देश के पहले शिक्षा मंत्री भी। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये इतिहास है। अभी भाजपा का इतिहास जरूर उठा के देखें दर्शक, और हमें बताएं कि आखिर पिछले जितने भी दशकों का भाजपा का इतिहास है, 2 सीटों से लेकर 302 सीटों तक का जो इतिहास है, 80 के दशक से लेकर और अब तक का, उसमें कितने लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने और कितने लोग जीत कर आए हैं और कितनी ज्यादा जो प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ावा दिया है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी IT सेल के घटिया गरिमा रहित बयानों से देश के मुसलमानों का मनोबल तो जाहिर है नीचा होता है, मनोबल कमजोर होता है, उन्हें दुख होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उम्मीद की जाती है वो ये कि कम से कम उच्चतम स्तर पर जो सबसे कमजोर तबका है देश का, उसे इस अपमान का सामना ना करना पड़े। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बयान को पीछे रख के देश का मुसलमान आगे बढ़ेगा। जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत करेगा, अपने को शिक्षित करने की कोशिश करेगा, बेहतर नौकरी पाने की कोशिश करेगा, और देश के योगदान में जितना इतिहास में उसने योगदान दिया है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।